के वक्ता राहुल देव जी, जो हिंदी पत्रकारिता के जाने पहचाने नाम हैं, जिनसे हम सब स्वाभाविक रूप से परिचित हैं। पिछले 25-30 वर्षों से हिंदी पत्रकारिता पर जो उनकी गहरी छाप है, उस वजह से हम सब परिचित हैं उनसे। पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र का वक्तव्य सुना और उनसे इंटरेक्शन हुआ हमारा। उनका टॉपिक लर्निंग एंड लर्नर इमर्जिंग इश्यूज था, और जिस पे सर ने बहुत ही विस्तृत व्याख्यान दिया। सूचना संपन्न विश्लेषण से भरा हुआ व्याख्यान था, जिसका परिणाम था कि बाद में एक गहरा इंटरेक्शन भी हुआ। इस सत्र के लिए मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से इस सत्र के वक्ता राहुल देव जी का औपचारिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर के वक्तव्य से पहले एक संक्षिप्त औपचारिक परिचय सर का आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सर का परिचय कर रहा हूँ। राहुल देव जी 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी तथा मुद्रित और टीवी माध्यमों दोनों में शीर्ष स्तरीय काम किया है। वे अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने लखनऊ के अंग्रेजी दैनिक दी पायनियर से की। उसके बाद लखनऊ और दिल्ली में वीकली करंट, प्रोव इंडिया, इलस्ट्रेटेड वीकली तथा द वीक में काम करने के बाद माया पत्रिका से सन 1986 से हिंदी पत्रकारिता में प्रवेश किया। राहुल जी दैनिक जनसत्ता के संपादक, दैनिक आज समाज और साप्ताहिक इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक रहे हैं। आज तक के प्रमुख पद से टीवी पत्रकारिता की शुरुआत करके उन्होंने दूरदर्शन न्यूज, जी न्यूज, जनमत में एंकर तथा अन्य शीर्ष जिम्मेदारियां निभाई। CNED न्यूज चैनल के प्रधान संपादक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे। इन सबके साथ वह अपनी संस्था सम्यक न्यास के माध्यम से लोक स्वास्थ्य, HIV, एड्स, बाल स्वास्थ्य, विकास, पत्रकारिता, पत्रकार प्रशिक्षण आदि पर राष्ट्रीय तथा UNDP, यूनिसेफ, UN एड्स, NACO जैसी संस्थाओं के साथ काम करते रहे हैं। किंतु राहुल देव तथा सम्यक न्यास की मूल और सर्वोच्च चिंता तथा सक्रियता हिंदी सहित सारी भारतीय भाषाओं पर गहराते संकट और उनके बचाव, संवर्धन तथा भविष्य पर विमर्श तथा लोक जागरण पर केंद्रित है। केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य रह चुके राहुल देव संप्रति गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। उन्हें मई 2017 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2015 का गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह 2015 से 2019 तक 16वीं लोकसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित अध्यक्षीय शोध कदम के मानद सलाहकार रहे हैं। संप्रति वर्तमान में वह केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के सदस्य हैं। मैं सुपरिचित पत्रकार राहुल देव जी का स्वागत करते हुए माइक उनके हाथ में सौंपना चाहूंगा। सर। बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सभी मित्रों को नमस्कार और बहुत आभार इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर देने के लिए और मेरे प्रिय विषय पर मुझे बातचीत का मौका देने के लिए। आशा करता हूँ कि आवाज़ वगैरह सब ठीक होगी। जी सर, जी सर। मुझे विषय दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं, लेकिन मुझे अभी पता चला कि इससे पहले गिरीश्वर जी का सत्र था और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने अगर पहले में शामिल हो गया होता तो ये मुझे नुकसान ना होता, क्योंकि गिरीश्वर जी को सुनना एक बहुत बड़ा सुख है और उनको ना सुन पाना जानने के बाद दुख है, दुख बढ़ा देता है। और उनके बाद वैसे तो कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ कहने को मेरे पास होगा, लेकिन फिर भी अरविंद जी का आदेश है तो बात रखूंगा। मुझे ये विश्वास तो है मित्रों कि आप लोग भारतीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पहले भी चर्चा कर चुके होंगे, जरूर अवश्य कर चुके होंगे। फिर भी मैं ये भी आशा करता हूं कि सभी शिक्षकों ने इस दस्तावेज को पढ़ा होगा और एक से अधिक बार पढ़ा होगा।
वैसे तो हर शिक्षा नीति का दस्तावेज पढ़ने योग्य होता है, लेकिन ये शिक्षा नीति इतने दशकों बाद आई है और इतनी अलग अलग तरह से नई है, इतनी मौलिक है, उसमें इतनी बातें पहली बार कही गई हैं या बहुत वर्षों दशकों बाद कही गई हैं कि उनको बार बार पढ़ना मुझे अपने लिए ज़रूरी लगता है, उनके महत्व को और उनकी निहितार्थों को समझने के लिए, और ये हमको करना चाहिए। तो एक बात तो उसकी जो प्रस्तावना है, जो इसके आधार सिद्धांत हैं, उनमें भी जो एक 10-12 बिंदु दिए गए हैं, उसमें ही हमको पढ़ने को मिलता है कि भारत की बहुभाषिकता को पहचानना और उसकी जो देन है भारतीय सभ्यता संस्कृति और हम सबको, उसको जानना भी सबके लिए जरूरी है, विशेष तौर पर छात्रों के लिए। 2 अध्यायों में भाषा पर विशेष बातें कही गई। पहला अध्याय है जहां पर बाल शिक्षा या आरंभिक शिक्षा की बात की गई है। हम जानते हैं कि उसका ढांचा बिल्कुल बदला गया है। तो पहले का जो था कि 3, 2 और 5 वाला, उसको बदल के अब 5, 3, 3, 4, इस तरह 4 खंडों में पूरे 16-18 साल तक के 3 साल की उम्र से 16-18 साल तक की उम्र तक के बच्चों की शैक्षिक जीवन को बांटा गया है। एक तो ये इसमें संरचनात्मक नयापन है, इस नीति में नवाचार है, और ये हमें बताती है कि अब औपचारिक शिक्षा की शुरुआत शाला पूर्व शिक्षा और बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से मानी जाएगी। यानी कक्षा 3 साल की उम्र से आंगनवाड़ी या शाला पूर्व जो विद्यालय या कक्षाएं होती हैं, उनसे ही बच्चों को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल किया जाए और वहीं से उनका शिक्षा उनकी शुरू हो जाएगी। शुरू में अनौपचारिक होगी, वाचिक ज्यादा होगी, लेकिन शुरू से ही उनको भारत की बहुभाषिकता से परिचित करवाने की व्यवस्था की गई है इसमें। तो कक्षा 3 से ऊपर पहली बात, ये जो सबसे प्रमुख बात इस नीति में भाषाओं के लिए कही गई है, वो अध्याय 4 के बिंदु 11 में है। तो मैं सबसे पहले वो आपके सामने रख दूं। वो है, जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर ये होगा कि यह ग्रेड 8 और उसके आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, किंतु परंतु नहीं है, होगी। इसके बाद घर या स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। तो ये तीनों अपने आप में बड़े निर्णयात्मक और आदेशात्मक वाक्य हैं। लेकिन वो ऐसे ध्वनित होते हैं, दरअसल हैं नहीं। और एक तरह का मैं कहूँ कि ये बहुत ही सुंदर बात कहकर हमारे नीति निर्माताओं ने एक तरह का खेल सा कर दिया है हमारे साथ और भारतीय भाषाओं के साथ, कि जो पहला वाक्य है उसके शुरू में ही वाक्यांश जोड़ दिया है, जहां तक संभव हो। उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुपालना होगी। लेकिन ये सारी होगा होगी जो है, वो पहले उस जहां तक संभव हो ने उनको लगभग धो दिया। तो ये शुरू में ही बहुत सब्ज बाग दिखाकर, लेकिन फिर एक इतना बड़ा झटका दिया गया है कि मैं नहीं जानता कि इसके बाद फिर कोई बदलाव होगा तो कैसे होगा, क्योंकि 1 वर्ष हो गया है और अभी तक इस बदलाव के कोई लक्षण हमें देश में कहीं से दिख नहीं रहे, न सुनाई पड़ रहे।
आप लोग भी इसके साक्षी होंगे शायद। मैंने अपने बहुत से शिक्षक मित्रों से, प्राचार्य मित्रों से, जो अलग अलग विद्यालयों में प्राचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी और भारतीय भाषा माध्यम के भी, भारतीय भाषा माध्यम के तो अब कम ही बचे हैं तथाकथित अच्छे स्कूल, उनसे पूछा इस बारे में, तो काफी लोग ऐसे थे जिन्हें नई शिक्षा नीति का ये प्रावधान और ये जो कहा गया है ये याद ही नहीं थे, उनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। एक तो ज्यादातर है उन्होंने अंग्रेजी में ही पढ़ा होगा और अपने मतलब की चीज पढ़ी होगी, और लेकिन मुझे कोई ऐसा एक भी व्यक्ति और मित्र नहीं मिला, एक भी प्राचार्य नहीं मिला। और इस बीच मैंने शिक्षकों को कम से कम 500-800 शिक्षकों को संबोधित किया होगा शिक्षा नीति और भाषा के ही संबंध में। अंग्रेजी शिक्षकों को अलग से किया, देश भर के अंग्रेजी शिक्षकों को, प्राचार्यों को, अंग्रेजी के प्राचार्यों को, उनके साथ भी संवाद हुए ऑनलाइन। लेकिन एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम ये करने जा रहे हैं या हम ये कर रहे हैं। ये बहुत सबसे दुखद पहलू है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि बातचीत के बाद उनमें से अधिकांश लोगों ने ये स्वीकार किया कि अब तक जो हमारा तरीका है वो सही नहीं है। दरअसल वैश्विक शैक्षिक सर्वानुमति तो मातृभाषा माध्यम को ही सर्वश्रेष्ठ बताती है और इस पर कोई विवाद नहीं है। ये बात सभी, हर शिक्षाविद जानता है। उसके बावजूद ऐसा हुआ नहीं है। जो होता रहा है और आज भी जो हो रहा है, वो जो शैक्षिक व्यवहार है हमारे विद्यालयों में, विशेषतः निजी विद्यालयों में, वो इसके बिल्कुल उल्टा है। ये एक ऐसी विडंबना है जिसके कारणों की हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कारण क्या है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हम पहले ये देखें कि नीति कहती क्या है, नीति का आशय क्या है, उसका मंतव्य क्या है। तो यहां से शुरू करके फिर वो कहती है कि एक बहुत बुनियादी चीज वो कहती है कि 6 साल की उम्र तक बच्चों के दिमाग का 85% निर्माण हो चुका होता है, उनके मस्तिष्क का। और यही वो आयु होती है 6 साल तक की, जिस समय बच्चे कई भाषाएं बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये कहती है कि 6 साल की उम्र तक, यानी 3 साल से 6 साल के बीच में बच्चों को भारत की बहुभाषिकता से परिचित करवाया जाएगा। तो उनकी घर की भाषा जो है मातृभाषा, या उनके घर की भाषा या स्थानीय भाषा, वो माध्यम भाषा होगी। और इसके साथ ही उनको भारत की दूसरी जो आस पड़ोस की भाषाएं होंगी उनसे ध्वन्यात्मक रूप से परिचित करवाया जाएगा। खेलों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, रंगमंच यानी नाटकों के माध्यम से, इन सारे कला के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि बच्चे के कान में 1 या 2 भाषाएं ही ना पड़े, कई भाषाएं उसके कान में पड़े, वो उससे बुनियादी परिचय हो जाए। और ये भी कोशिश होगी कि हर बच्चा कई भाषाओं में कुछ बुनियादी वाक्य बोल सके, कुछ संवाद कर सके, इतनी दक्षता वो हासिल कर ले। और ये 6 साल के बच्चे की उम्र तक ये संभव है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि वो कह रही है कि कक्षा 5 तक तो ये मातृभाषा माध्यम ही होगा। बेहतर होगा कि 8 तक उसके बाद भी किया जाए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसे सिरफिरे लोग मिल जाएंगे जो इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सौभाग्य मिलेगा कि वो 5 और उसके बाद 8 और 9, 10 तक, 11, 12 तक अपनी स्थानीय भाषा को माध्यम भाषा के रूप में पढ़ते हुए और विषय पढ़ेंगे। नीति ये भी कहती है कि वो अधिगम पर, और हम सब जानते हैं अधिगम क्या है, अधिमान क्या है, यानी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो वो जो वैश्विक शोध हुआ है और लगातार हो रहा है कि बच्चों का संवेगात्मक विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास वो मातृभाषा माध्यम से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दूसरे विषयों को समझना भी उसके लिए अपनी मातृभाषा या परिचित भाषा के माध्यम से आसान होता है। नीति इस पर बार बार जोर देती है और ये कहती है कि ये जो अधिगम का ये जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, इसको
यथासंभव अधिक से अधिक समय तक बच्चे के शैक्षिक जीवन में उसके साथ रखा जाएगा। वो तो यहाँ तक कहती है, आगे चल के 2 अध्याय जैसे मैंने कहे, अध्याय 4 में 11 से 20 तक के जो बिंदु हैं वो, और उसके बाद एक पूरा अध्याय ही, अध्याय 22, वो भारत की बहुभाषिकता पर है और भाषा की शक्ति पर है, भाषा की केंद्रीयता पर है। वो उच्चतर शिक्षा में भाषाओं की बात करता है और भाषाओं के लिए और जो जो कुछ किया जाएगा उसकी बात करता है। बहुभाषिकता के साथ साथ अब शुरू में, यानी ये प्राथमिक कक्षा में 6 से 8, कक्षा 6 और 8 के बीच में नीति कहती है कि हर विद्यार्थी को, देश के हर विद्यार्थी को, वो कहीं भी पढ़ रहा हो, हर विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट करना होगा जिसका नाम होगा लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की भाषाएं। और उसमें उसको कोई भी 2 भाषाएं अपनी इच्छा से वो चुन सकता है, और उसमें उनको, बच्चों को यात्राएं करवाई जाएंगी उन भाषा क्षेत्रों की, उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में उनको रखा जाएगा, डाला जाएगा, भेजा जाएगा, ताकि वो अंतःक्रिया कर सके, उनसे बातचीत कर सके, और उन भाषाओं और भाषाओं के माध्यम से उन संस्कृतियों को, उन उपसंस्कृतियों को, उन आचार व्यवहार और खान पान और तमाम जीवन पद्धतियों को, साहित्य को सीख सके, उनसे परिचय हासिल कर सके। यानी कक्षा 8 तक बच्चे न केवल कई भारतीय भाषाओं से सुपरिचित हो जाएंगे, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त 2 भाषाओं में उनको थोड़ा विशेष ज्ञान भी हासिल हो जाएगा, एक दक्षता हासिल हो जाएगी। यहाँ ये कहना जरूरी है कि इस सब में अंग्रेजी को कहीं बाहर नहीं किया गया है। अंग्रेजी तो उनको कक्षा 3 और 4 से ही पढ़ानी शुरू कर दी गई होगी, तो वो अंग्रेजी वंचित बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि भाषा की बात करते ही कई बार शिक्षकों के अपने मन में और माता पिता के मन में भी आता है, तो क्या बच्चे अंग्रेजी नहीं सीखेंगे? अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो करेंगे क्या? तो इस नीति ने दरअसल अगर किसी एक भाषा को अनिवार्य बनाया है, बिना ये कहते हुए कि वो अनिवार्य है, तो वो अंग्रेजी है। तो पिछले बार के अनुभवों से काफी सीख लिया नीति निर्माताओं ने, जिन्होंने नीति लिखी है ये, और उन्होंने कई चीजें बिना कहे कह दी, जिनमें एक अंग्रेजी की अनिवार्यता भी है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए, और माँ बाप को भी हमें ये बताना चाहिए कि इस नीति से या मातृभाषा माध्यम से पढ़ते हुए भी बच्चा अच्छी अंग्रेजी सीखेगा, वो अंग्रेजी वंचित नहीं रहेगा। और नीति ये कहती है कि जब वो स्नातक तक, कक्षा तक पहुंचेगा या स्नातकोत्तर भी, तो उस समय तक चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर रहा हो, वो विज्ञान की शिक्षा हासिल कर रहा हो, या वो मानविकी की शिक्षा हासिल कर रहा हो, इन सभी धाराओं में वो द्विभाषी होगा, यानी वो 2 भाषाओं में काम करने में सक्षम होगा, अंग्रेजी और अपनी एक भाषा, और इसके साथ ही वो दूसरी भारतीय भाषाओं से भी सुपरिचित होगा। तो ये जो दूसरी भाषाएं हैं, इनमें भी एक विभाजन है। एक तो है वो 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जो हम जानते हैं जो प्रमुख भाषाएं हैं भारत की, वो सभी उसमें हैं। तो उसमें हिंदी के अलावा मराठी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, ये सारी भाषाएं हैं। फिर भारत में 8, इस नीति में इन्हें 3 और भाषाओं को जोड़कर अब भारत में कुल 8 शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, जो इन आधुनिक भारतीय भाषाओं से अलग है। कुछ शामिल हैं इनमें से, तो जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 दक्षिण की भाषाएं, ओडिया 5, संस्कृत 6, और 2 नई भाषाएं इस नीति ने जोड़ी हैं इन शास्त्रीय भाषाओं की सूची में, वो है फारसी और पाली। पाली हम जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों की भाषा है, और फारसी हम जानते हैं कि वो फारसियों की भाषा है, वहां से आई थी, और उसमें भारत में एक समय वो राजभाषा भी रही, उसमें काफी साहित्य का निर्माण भी हुआ, और आज भी उसके एक व्यावहारिक उपयोगिता भी है। और पाली हमारी एक शास्त्रीय भाषा। तो इनको इस तरह 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं, और विद्यार्थियों के लिए ये भी
उनसे अपेक्षित होगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो किसी एक शास्त्रीय भाषा, एक या दो शास्त्रीय भाषा को भी सीखें, और ये सीखना उनका, वो किसी भी भाषा विषय में हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी पाठ्यक्रम में हो, वो इन किसी एक शास्त्रीय भाषा से भी अंत तक जुड़े रहेंगे। उसमें संस्कृत भी हो सकती है। संस्कृत के लिए थोड़ी विशेष व्यवस्था है कि उसको आदि से अंत तक किसी न किसी रूप में जोड़े रखने के प्रयास किए जाएंगे, ये नीति करेगी। और इसके अलावा भारतीय जो आधुनिक भाषाएं हैं उनसे अच्छा गहरा परिचय और एक शास्त्रीय भाषा से अच्छा परिचय, यानी उसमें एक न्यूनतम से बेहतर दक्षता, यह विज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए भी होगा, अनिवार्य होगा। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारी शिक्षा नीति पहली बार यह हर विद्यार्थी को बहुविषयक बनाने की भी बात करती है। तो अब कोई सारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं, वो भी कोई एक विषय वाले नहीं रहने वाले हैं। हर उच्चतर शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय को बहुविषयक बनना होगा। उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, ये सब जो अलग अलग अभी पता चलता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ाता है, मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल पढ़ाता है, तो ये अब नहीं होगा। जहाँ जहाँ विज्ञान और उसके इन क्षेत्रों की विषयों की उच्चतर संस्थान जो है, उनमें मानविकी को भी शामिल करना होगा। नए संकाय खोले जाएंगे जिनमें भाषाएं, कलाएं और मानविकी के विषय शामिल होंगे। तो अब इंजीनियरिंग के साथ फारसी पढ़ना और साथ में दर्शन को पढ़ना, यह भी संभव हो। मेडिकल MBBS करते हुए बच्चे कोई तमिल भी सीख सकता है, कोई कला सीख सकता है, कोई संगीत सीख सकता है, कोई हस्तशिल्प सीख सकता है, और एक या दो या तीन जैसे उसकी इच्छा हो वो भाषाएं सीख सकता है, अर्थशास्त्र सीख सकता है या समाजशास्त्र सीख सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे छात्र न केवल बहुभाषी होंगे, लेकिन बहुविषयक समझ और संज्ञान भी रखेंगे। ये बहुत सराहनीय चीजें हैं। ये दर्शन जो पूरा है, ये बहुत सराहनीय है। और इन सब के केंद्र में पहली बार ये शिक्षा नीति आई है जो बहुभाषिकता को और भाषाओं की शक्ति को पहचानती है, उनकी अनिवार्यता पर बात करती है, रेखांकित करती है और उन्हें अपने केंद्रीय स्थान में रखती, केंद्रीय महत्व देती है। और उसका उद्देश्य नीति कहती है कि किसी भी नागरिक की, व्यक्ति की जो एक आत्मबोध होता है, एक राष्ट्रबोध होता है और संस्कृति बोध होता है, वो अपनी भाषाओं के बिना संभव नहीं। तो हमारे विद्यार्थी वो बड़े से बड़े वैज्ञानिक बने, वो तकनीकविद बने, वो दार्शनिक बने, लेकिन उसके साथ ही अपने भारत की पहचान, भारतीय होने का मतलब और एक आत्मसम्मान, अपनी परंपरा और अपने आत्मबोध के लिए एक आत्मसम्मान की भावना भी से भी वो युक्त हों, ये कुल मिलाकर इस नीति का उद्देश्य लगता है। अब कुछ व्यावहारिक बातें। उच्च शिक्षा में ये बताती है कि बहुत बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नीति त्रिभाषा सूत्र की भी बात करती है। तो उसमें ये तो कहा गया है बहुत साफ साफ कि कोई भी भाषा किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी, लेकिन हर राज्य को 3 भाषाएं पढ़ानी होंगी, यानी कक्षा 12 तक त्रिभाषा सूत्र चलेगा। उस त्रिभाषा सूत्र में कम से कम 2 आधुनिक भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। अब तो जाहिर है कि 2 आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात की गई है, तो बच्चा अगर वो लेगा तो तीसरी भाषा, वो विदेशी भाषा जो लेने की छूट है, तो उसमें शायद ही कोई बच्चा हो जो अंग्रेजी न ले। तो अंग्रेजी को यहाँ इस तरह से बहुत आराम से बिना कुछ घोषणा किए उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो 3 भाषाएं बच्चे पढ़ेंगे उसमें अंग्रेजी तो होगी ही, उसके अलावा वो चाहे तो अपनी स्थानीय भाषा पढ़ सकता है और उसके साथ साथ कोई आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ सकता है। संस्कृत इसमें शामिल भी हो सकती है, यानी एक प्रमुख 3 में से एक भाषा भी हो सकती है, या ये 3 भाषाएं, ये 3 कोई और हो और साथ में संस्कृत भी हो, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी हो। ये भी ये शिक्षा व्यवस्था इसकी व्यवस्था करती है, प्रावधान करती है।
जो भाषाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है, जिनके पढ़ाने वाले नहीं है, वो सारी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं और संस्कृत, इनकी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था होगी। तो अब ये बहाना नहीं होगा किसी विद्यालय के पास भी, और ए आर आत्माराम विद्यालय के पास भी, साहब हमारे इस भाषा के शिक्षक नहीं हमारे पास क्योंकि छात्र कम है। तो ये सब ऑनलाइन होगा, जिसके शिक्षक नहीं है। नीति ये कहती है कि हर राज्य को अब काफी अच्छी संख्या में अपने यहाँ भाषा शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको कम से कम 3 भाषाएं सिखानी है। अभी 1 या 2 सिखाने से काम चल रही है। तो और बहुत सारे प्रदेश ऐसे होंगे जहां पर हिंदी सिखाएंगे, क्योंकि देश में सब अब विद्यार्थी जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी अनिवार्य है आगे बढ़ने के लिए, वैश्विक नागरिक बनने के लिए, वैसे ही भारत में काम चलाने के लिए, आने जाने के लिए और भारत में जीने के लिए हिंदी भी बहुत उपयोगी है। और अब तमिलनाडु से भी हिंदी की मांग आने लगी है, वहां के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा। तो अब ये मान लें कि हिंदी भी कई लोग पढ़ना चाहेंगे और उसकी मांग बनी रहे। नीति ये कहती है कि हर राज्य में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, उच्चतर माध्यम, जो भाषा शिक्षण की उच्चतर योग्यता रखने वाले शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में जरूरत होगी, नीति कहती है। और ऐसे शिक्षकों की जो दर्शन से भी परिचित हों, कलाओं, दर्शन, भाषा, संस्कृति, साहित्य, मानविकी के विषयों में दक्षता रखते हों। और उसके बाद फिर वो ये सुझाती है कि हर राज्य, 2 राज्य आपस में चाहेंगे तो वो एक आपस में समझौता कर सकेंगे कि हम आपको अपने यहाँ से हिंदी शिक्षक देंगे, आप हमें बांग्ला शिक्षक दे दीजिए। महाराष्ट्र कह सकता है कि हम आपको मराठी शिक्षक देंगे, आप हमें तेलुगु शिक्षक दे दीजिए। तो नीति पर अगर सचमुच काम किया गया, उसको लागू किया गया, तो हर प्रदेश में हर भाषा के शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति होगी। और नीति कहती है कि भाषा शिक्षकों में बड़ा निवेश किया जाएगा। तो ये सारे भाषा शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर। उनको अपनी दक्षता पर, अपनी गुणवत्ता और योग्यता पर ध्यान देना होगा, तो वो हम मान के चलते हैं कि शिक्षक को देता ही है। तो भाषा शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और चूंकि नीति कक्षा 3 से शुरू करके उच्चतर और उच्चतम स्तर तक भाषाओं को, सारी भाषाओं और विषयों के शिक्षण में अनुस्यूत करके उसके साथ जोड़कर देख रही है और उनको जोड़ कर ही रख रही है, इसलिए लगातार भाषा शिक्षकों की भूमिका और जरूरत बनी रहने वाली। लेकिन उनको आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षित होना होगा। उनको तकनीक का इस्तेमाल करने में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो शिक्षण होगा, भाषा शिक्षण, वो तकनीक पर होगा, वो ऑनलाइन होगा, वो कक्षाओं में बैठकर शायद नहीं होगा। तो शिक्षकों के लिए भी अपने को एक तरह से पुनराविष्कृत करने की जरूरत इसमें है। इसके अलावा संगीत की बात, अब वैसे पूरी नीति अगर मैं या ये 2 अध्याय भी पढ़ने लगूंगा तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ी जानी चाहिए। जैसे वो पहली आरंभिक कक्षाओं में पढ़ने की संस्कृति को जोर देने और प्रोत्साहित करने की भी बात करती है। तो बड़ी संख्या में विद्यालयों में, स्कूलों में पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा सार्वजनिक पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। बड़ी संख्या में द्विभाषी पुस्तकें तैयार की जाएंगी, तकनीकी विषयों में विशेष तौर पर। और उसके साथ यहाँ मैं जोड़ दूं कि आप लोगों को शायद जानकारी हो कि प्रधानमंत्री की हाल में कुछ महीने पहले उनकी घोषणा के बाद शिक्षा मंत्रालय बहुत गंभीरता से काम में लगा हुआ है, और उन प्रयासों से थोड़ा मैं भी जुड़ा हूँ। और शुरुआत हुई है कि कई उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में, यानी IIT और NITs में इंजीनियरिंग की शिक्षा भारतीय भाषाओं में शुरू हो जाए। और इस आने वाले सत्र से, शुरू होने वाले सत्र से कम से कम 3 NITs में भारतीय भाषाओं में शिक्षण शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ।
क्योंकि हमारी वो निदेशकों से निरंतर संवाद होता है। AICTE जो आप जानते हैं कि सारे देश में तकनीकी शिक्षा को संचालन करने वाली केंद्रीय संस्था है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे स्वयं बहुत कस के इस काम में लगे हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है अनुवाद का, और बहुत बड़ी संख्या में अब अंग्रेजी से 11 या 13 भारतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय तकनीकी पुस्तकों का निर्माण हो रहा है, अनुवाद हो रहा है। और उन्होंने सॉफ्टवेयर विकसित किया है कि वो एक साथ 13 भाषाओं में आधे घंटे में एक पूरे पुस्तक का या एक घंटे में कोई एक पूरी पुस्तक का अनुवाद करके दे देगा। ये बहुत बड़ा काम है। तो जो सबसे बड़ा रोना अब तक रहता था तकनीकी शिक्षा वालों का कि भाई हमारे पास पाठ्य पुस्तकें नहीं है, शिक्षण सामग्री नहीं है तकनीकी विषयों में, अब इसका अभाव नहीं रहेगा और ये बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम चलने वाला है। IITs के निदेशकों के साथ स्वयं शिक्षा मंत्री की बैठकें हो रही हैं, एक टास्क फोर्स बन गई है शिक्षा मंत्रालय में, तो उस पर काम चल रहा है। तो ये मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगले कुछ सालों में हम पाएंगे कि जो NITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रदेशों पर आधारित हैं, 31 NITs हैं देश में, और जो IITs हैं, IITs में कुछ व्यावहारिक समस्या है क्योंकि हर IIT में देश के सभी हिस्सों से छात्र जाते हैं, लेकिन वहां भी जिन जिन छात्रों भाषाओं के छात्रों की प्रमुखता होगी और फैकल्टी होगी, वहां पर उन भाषाओं में प्रथम वर्ष की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। तो ये चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम बना है, वो काम उस पर हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि 3 NITs अपने आप घोषणा कर चुकी हैं और उसकी पूरी तैयारी कर चुकी हैं अगले सत्र से ये शुरू करने। तो हम लोगों के मन में, कई बार शिक्षकों के मन में भी ये एक बात जमी रहती है कि ठीक है, हम अर्थशास्त्र शायद पढ़ा लेंगे अपनी भाषा में, साहित्य तो पढ़ा ही लेंगे, हम मानविकी के विषयों को पढ़ा लेंगे भारतीय भाषाओं में, लेकिन विज्ञान के विषयों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, वाणिज्य को पढ़ाना, प्रबंधन और मेडिकल के विषयों को भाषाओं में पढ़ाना संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, कैसे होगा? तो उनके लिए ये सूचना है कि ये प्रयास शुरू हो चुके हैं और अभी इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग से शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग की जो और दूसरी धाराएं और विषय हैं उनको भी धीरे धीरे लिया जाएगा, फिर मेडिकल को लिया जाएगा, फिर प्रबंधन और बाकी और जो धाराएं हैं उनमें भी ये काम शुरू होगा। तो हम जानते हैं कि ये नीति अगले 20 साल के लिए है। हर शिक्षा नीति कम से कम 20 साल का फलक क्षितिज अपने सामने रखती है और ये नीति भी कई लक्ष्य निर्धारित करती है कि अगले 5 साल में हमें ये हासिल करना है, अगले 10 साल में इतना हासिल करना है, 15 में इतना और अंत में 20 में इतना। तो सन 2040 तक नीति ये एक तरह से कल्पना करती है और मानकर चल रही है कि उसके सारे प्रावधान, सारी बातों का कार्यान्वयन हो चुका होगा और ये धीरे धीरे होगा। हम जानते हैं इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था है भारत की, शायद देश की दुनिया की सबसे बड़ी है, तो उसमें इतना बड़ा विराट परिवर्तन जो बहुत मौलिक परिवर्तन है, वो समय मांगता है, वो संसाधन मांगता है और वो प्रशिक्षित शिक्षक मांगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का जो गवर्नेंस का ढांचा है वो भी इस नीति के तहत बदलने वाला है। कुछ पुरानी संस्थाओं को हटाया जाएगा, कुछ नई संस्थाएं बनाई जाएंगी, जो संवैधानिक संस्थाएं होंगी उनके लिए नए कानून बनने हैं। ये सारा काम होना भी बाकी है, जिन पर अलग अलग कार्यबल यानी टास्क फोर्स नियुक्त किए गए हैं और वो काम चल रहा है। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि अब हम कोई भी विषय पढ़ाते हों, इस महाविद्यालय के शिक्षक ही इसको ये समझ लें कि आपको भाषाओं में दक्षता भी हासिल करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग और इस देश के छात्रों की यह अपेक्षा, आपसे आशा है कि आप अब तक जिस अंग्रेजी में उनको विज्ञान या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि पढ़ाते आए हैं, वाणिज्य पढ़ाते आए हैं, लेकिन अब आप उन छात्रों की भी मदद कर सकेंगे, उनको भी पढ़ा सकेंगे जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे नहीं हैं। और उनको जो अब तक उन करोड़ों छात्रों को हर साल पूरे देश में बहुत शैक्षिक नुकसान, आत्मविश्वास की क्षति
आत्मसम्मान की क्षति और अपनी गरिमा का क्षरण भोगना पड़ता था, उस दुख से, कष्ट से आप उनको मुक्ति दिलाएंगे, ये शिक्षकों के हाथ में। 10% लोग भारत में अंग्रेजी जानने वाले हैं, बाकी 90% भारत अपनी अपनी भाषाएं बोलता है। लेकिन हमारे देश की जो उच्चतर शिक्षा है, आप जानते हैं कि वो अंग्रेजी से आक्रांत है और आच्छादित। आप ये जान चुके हैं, तो याद आपको एक बार फिर से स्मरण दिला दूं कि मैं अंग्रेजी विमुख या अंग्रेजी वंचित कोई हिंदी वाला नहीं हूं। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं और अंग्रेजी से घोर प्रेम करता। वो मेरी पत्रकारिता की प्रथम भाषा है, ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। तो अंग्रेजी कोई समस्या नहीं है मेरे लिए, लेकिन अंग्रेजी इस देश के 90% लोगों के लिए ज्ञान ग्रहण की, अपने व्यक्तित्व निर्माण की, अपने आत्मविश्वास निर्माण की राह में बहुत बड़ी, कहूं सबसे बड़ी बाधा है। अंग्रेजी से वंचित होना एक बच्चे को किस यंत्रणा से गुजारता है, ये आप में से कई शिक्षक भी जानते होंगे, क्योंकि वो आप भी और हम भी, हम उसी अनुभव से गुजर कर यहाँ पहुंचे हैं। और अब हमने अभ्यास करके अंग्रेजी को साध लिया है, हमें वो कुछ सरल लगने लगी है और अपनी ही पुरानी भाषा कठिन लगने लगी है। तो ये जो भाव है हमारा भाषा के प्रति, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गई। मैं ये निवेदन करूंगा कि ये शिक्षा नीति का पालन जब शुरू होगा, मैं नहीं जानता कि सनातन धर्म विद्यालय में अभी किस स्तर पर उसकी तैयारी है, क्या बदलाव आ रहे हैं या किन बदलावों के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। लेकिन आशा करता हूं कि किसी न किसी रूप में इस नीति का कुछ न कुछ अंश तो आपके यहाँ भी लागू होगा। तो उसका मतलब है कि सभी शिक्षकों को, वो किसी भी विषय के शिक्षक हों, उनको भाषा के बारे में अपनी सोच और अपने अभ्यास और व्यवहार को बदलना होगा। मैं समझता हूं कि इसकी दिल खोलकर तैयारी हमें करनी चाहिए। भाषाओं का नए सिरे से स्वागत हमें करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। तब इस देश में भाषा की समता और समानता के उद्देश्यों की भी पूर्ति हो सकेगी। क्योंकि अभी तो अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा इस देश में विषमता और असमता का माध्यम बनी हुई है। ये भी शायद आप अनुभव करते हो कि हमारी शिक्षा नीति में इतने दशकों तक भाषा को एक मजबूरी का विषय बनाकर जो एक साथ रखा जाता रहा, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं दिया गया। उसके दूरगामी और व्यापक महत्व को भाषाओं के नहीं समझा गया। इसलिए हमारे बच्चे आज अपनी अपनी भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं हर साल। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और दूसरे विषयों में, शिक्षा में भी ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे अपनी भाषा, अपने परिवेश, उस भाषा से प्राप्त होने वाले संस्कारों, उस भाषा में जो निहित है वो साहित्य, वो ज्ञान, वो वैज्ञानिक ज्ञान, वो लौकिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, उस सब से वो कटते जाते हैं। और ये भाव उनके भीतर आने लगता है कि जो कुछ भी आधुनिक है, नया है, श्रेष्ठ है, तकनीकी है और वैज्ञानिक है, वो सब अंग्रेजी में है और वो सब पश्चिम से हमको मिला है। यानी हम ज्ञान के केवल याचक हैं, केवल ग्रहणकर्ता हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं। हमारे बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि ज्ञान का पहला वैश्वीकरण तो भारत से हुआ था शुरू। भारत ने संसार को विज्ञान दिया है, उसने ज्ञान दिया, उसने गणित दी है, उसने शून्य दिया है। तो इसके कारण एक तरह के सांस्कृतिक शून्य हमारे बच्चों के भीतर रहता है। यानी एक उनका जो आत्मबोध है भारतीय होने के नाते, उसमें कहीं ना कहीं ये भाव है कि हमारा संस्कृति वगैरह जो थी, हमारी थी बड़ी महान, हम भी सुनते हैं, लेकिन वो बड़े पुराने जमाने की चीज है, कभी हजारों साल पहले हम ऐसे रहे होंगे। आज तो हम जो कुछ हमें प्राप्त करना है, जो आधुनिक है, वो तो हमें पश्चिम से ही लेना है। सारी तकनीक वहां से आ रही है, सारे हमारे यंत्र वहां से आ रहे हैं, उपकरण वहां से आ रहे हैं, कारें वहां से आ रही हैं, फोन वहां से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वहां से आ रही है। ये जरूरी है कि
एक स्वाभिमानी छात्र हम तैयार कर सकें, जो भारत के रूप में अपने आप को एक गर्व से संपन्न हो, और अकारण गर्व नहीं, सकारण गर्व, एक स्वस्थ आत्मबोध से संपन्न हो, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी भाषाओं से लगातार जीवन भर जुड़े रहें, अपनी भाषाओं की शक्ति से परिचित रहें, और उन भाषाओं में जो निहित है उसके साहित्य में, उससे भी परिचित रहें। तो ये नई शिक्षा नीति का मैं इसलिए पहले दिन से स्वागत कर रहा हूँ। पिछले वर्ष दरअसल आई थी ये 2019 में, इसका पहला प्रारूप आया था, जिसको 2-3 दिन बाद ही वापस ले लिया गया, क्योंकि उसमें हिंदी की अनिवार्यता की बात कर दी गई थी। और फिर तमिलनाडु से और कर्नाटक से बहुत उग्र आंदोलन हुआ, उसको वापस ले लिया गया, और उसके ठीक 1 साल बाद हिंदी की अनिवार्यता को हटाकर फिर बाकी लगभग वैसा का वैसा इसको हमारे सामने कुछ बदल के सामने रख दिया गया। और इसमें ये सावधानी बरती गई है कि अब किसी भी भाषा वाले, किसी भी प्रांत को, किसी भाषा प्रेमी को अपनी भाषा की उपेक्षा की गई है ऐसा कहने का मौका ना मिले, या कोई भाषा थोपी गई है, हिंदी थोपी गई है, ये कहने का मौका ना मिले। अंग्रेजी थोपी गई है इसमें, लेकिन ये कहा नहीं गया। तो मैं जो समय हमारे पास है, मैं उसका सदुपयोग संवाद में करना चाहता हूँ, इसलिए जो नीति पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन वो मैं आपसे फिर कहूंगा कि कृपया अध्याय 4 और 22 जरूर पढ़िए जी, और उस पर और अलग से विस्तार में भी बात अगर हो सके तो बहुत अच्छा होगा। उसमें एक एक बिंदु ऐसा है जिस पर लंबी चर्चा कम से कम शिक्षकों को तो करनी ही चाहिए। तो अरविंद जी, मुझे लगता है कि एक बुनियादी बात हो गई, और आप कहें तो हम संवाद कर सकते। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली शिक्षा नीति के बारे में, जो भारत की पहली शिक्षा नीति रही है, उसके बारे में अमूमन ये बात कही जाती है कि भारत की पहली शिक्षा नीति अमूर्त थी। मतलब इसमें स्वतंत्र राष्ट्र की अपेक्षाओं को साकार करने, शिक्षा को मूल्यपरक बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर बल था, लेकिन क्रियान्वयन की कोई योजना नहीं थी। और इस शिक्षा नीति के बारे में, 2020 नई शिक्षा नीति के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सारी अमूर्तताएं खत्म करके जो भी नीतियां बनी है उनको पूरी तरह से कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, इसके साथ पूरा एक नीति नियम तैयार किया गया है। इस संदर्भ में आपका व्याख्यान, जो हो सकता है कि हम में से कुछ मित्रों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 किसी मामले में अमूर्त रही हो, आपने उन सारे अमूर्तन को अपने व्याख्यान के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। और नई शिक्षा नीति के भीतर भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संदर्भ में क्या क्या नई बातें हैं, किस तरह के नए प्रयास किए जाएंगे और उन नए प्रयासों के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, उस संदर्भ में सर आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से बातें कही हैं। और मुझे लगता है कि जो 2-3 महत्वपूर्ण बातों की तरफ आपने इशारा किया है, और वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों से जुड़े हुए हैं। पहला, आपने कहा कि अगर भारतीय भाषाओं में तकनीकी, वाणिज्यिक और सामान्य जो परंपरागत शिक्षाएं वे सब एक साथ शुरू हो जाएंगी, विकल्प दिया जाएगा, तो वे छात्र जो ग्रामीण परिवेश से, पृष्ठभूमि से उठकर हायर एजुकेशन में आते हैं, उच्च शिक्षा में आते हैं और कई तरह की हीनता ग्रंथि के शिकार रहते हैं और बात आत्महत्या तक चली जाती है, शायद आने वाली पीढ़ियों को उससे मुक्ति मिलेगी और उनका स्वाभिमान और उनकी गरिमा की रक्षा हो सकेगी। तो इस अर्थ में एक बड़ी बात आपने कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने आग्रह किया कि जो हमारे भावी शिक्षक हैं और वर्तमान शिक्षक हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अंग्रेजी की केंद्रीयता के बावजूद भारतीय भाषाओं के प्रति उनके मन में एक नया सम्मान जागृत होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के प्रति एक सृजनशील दृष्टि के साथ उन्हें आगे आने पड़ेगा और जो छात्र भारतीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से गुजरना चाहेंगे, उनके साथ एक सहयोगात्मक रवैया उन्हें अपनाना है और इस बात की मानसिक तैयारी अभी से शुरू हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी और आपने दिखाया कि नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के आगे आने का मतलब सिर्फ भाषाओं का आगे आना नहीं है, बल्कि जो भारतीय सृजनशील दिमाग है, जो अपनी भाषा में सोचना समझना जानता है, सीखना जानता है और जिसकी वजह से बहुत सालों से भारतीय प्रतिभा लगभग अवमूल्यित होती रही है, बहुत मामलों में खत्म होती रही है। जैसे कि यूनेस्को ने कहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत में 197 भाषाएं लुप्त हो गई हैं। नई शिक्षा नीति 222 नई पिछले शिक्षा पिछले 50 वर्षों में 222 लुप्त हो गई हैं
और 197 यूनेस्को की लुप्त प्राय सूची में है, यानी वो संकटग्रस्त है भारत की भाषा। तो इससे अनुमान लगता है कि जब भाषाएं लुप्त होती हैं, भाषाएं खत्म होती है, भाषाओं की मृत्यु होती है, तो भाषा से जुड़ी हुई ज्ञान परंपरा की भी मृत्यु कहीं ना कहीं हो रही है। भाषा से जुड़ी हुई प्रतिभाएं कहीं ना कहीं नष्ट होती रहती है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से अगर ऐसा प्रयास चल रहा है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो प्रतिभाएं मौजूद हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक इस्तेमाल हो सके, तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी नई शिक्षा नीति के। और इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि जितने हमारे पड़ोसी और दुनिया के बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, जो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उन सब ने अपनी भाषाओं को ही तरजीह देकर, अपनी ही भाषाओं को शोध और अध्ययन का माध्यम बनाकर दुनिया में वो मुकाम हासिल किया है। तो शायद ये नई शिक्षा नीति हमें पुनः आत्मावलोकन के लिए मजबूर करती है कि हम फिर से धीरे धीरे ही सही, आपने कहा कि ये 20 साल की परियोजना है और नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र भी है, 2040 तक ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो धीरे धीरे ही सही हम पुनरावलोकन करें, अपनी भाषा को केंद्र में रखें और अपनी भाषा के माध्यम से जो स्वतः स्फूर्त भारतीय प्रतिभाएं हैं उन्हें जागृत और विकसित होने का मौका दें। इस संदर्भ में सर आपका व्याख्यान बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और बहुत स्पष्ट व्याख्यान रहा है। श्रोताओं ने, भागीदार प्रतिभागियों ने इसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं और प्रश्न की शक्ति में कुछ बातें रखी है। मैं, अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि बातचीत। जरूर जरूर जी, एक डॉक्टर गोपाल कुमार हैं, उनका पूछना है आपसे कि राहुल देव जी से मेरी जिज्ञासा यह है कि यूपीएससी जैसी परीक्षाएं हिंदी अथवा भारतीय भाषा माध्यम से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत ही कम होती है। रवीश कुमार ने अपने टीवी शो में कहा भी था कि हिंदी आपको प्रधानमंत्री बना सकती है लेकिन आईएएस नहीं। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व देने की बात कही गई है, लेकिन क्या भारतीय संविधान की धारा 348 के रहते हुए हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को महत्व प्राप्त हो पाएगा? संविधान की धारा 348 का इन्होंने विशेष जिक्र किया है। 348 में क्या है? शायद जिसमें सभी कार्यों की प्राथमिकता अंग्रेजी में है और फिर उसके बाद भारतीय भाषा में उनको। नहीं, ऐसा तो 347 से 351 तक भाषा वाले प्रावधान हैं। तो 48 अगर मैं देख लूं, अभी देख लेता हूँ, उसमें अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ चलेगी, ये जरूर है जी सर। कुछ प्रावधान अलग से हैं जहां पर उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में भाषाओं की प्रावधान किए गए हैं, वो अलग हैं। 348 में देख लेता हूँ, लेकिन वो जो उनकी मूल चिंता है वो मैं समझ गया। चिंता सर उनकी ये है कि संविधान में ये एक प्रावधान तो अभी भी मौजूद है कि किसी भी संदर्भ में जो अंग्रेजी प्रति है वो कानूनन तौर पर अंतिम और मान्य होगी, और ऐसा होते हुए जो भारतीय भाषाएं वो प्राथमिक कभी नहीं बन सकती। ये उनकी, मुझे लगता है कि 348 वही है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों वाला, जिसका मैं उल्लेख कर रहा था। तो ये देखिए, आपको मालूम है कि 3 या 4 प्रदेश ऐसे हैं, यानी उच्च न्यायालय ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में फैसले दिए जाते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में, और हिंदी में सुनवाई होती है। और ये मांग लगातार रही है, और अब भी हमारे पास कुछ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ऐसे हैं जो आज भी कई बार जो हिंदी के समर्थक हैं और हिंदी में वो फैसले भी देते हैं, पहले भी दिए गए हैं। और आज़ादी से पहले जस्टिस शारदाचरण मित्र हुए हैं, हिंदी के सबसे प्रबलतम समर्थकों में से एक, स्वतंत्रता से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के, उन्होंने हिंदी की मांग की थी और हिंदी में निर्णय दिए थे। तो ऐसे अपवाद हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। ये लड़ाई जो है, ये हिंदी या केवल हिंदी की बात नहीं है, सारी भारतीय भाषाओं का प्रश्न है। और इन 74 सालों में भारतीय भाषाओं ने लगातार जगह खोई है, अंग्रेजी लगातार बढ़ी है और हावी हुई है। तो अब उसको हटने में इसका दुगना समय तो कम से कम लगेगा, शायद दुगना से भी 5 गुना समय लगेगा, और वो भी तब लगेगा जब देश के बहुसंख्यक लोगों को अपनी भाषाओं का महत्व समझ में आएगा, जब हम और आप अपने जीवन में
अपने व्यावसायिक और निजी जीवन में, अपने घरों में और अपने विद्यालयों में और कार्यालयों में अपनी भाषाओं को महत्व देना शुरू करेंगे, अपने बोलने में और अपने लिखने में। हम ये करते नहीं। हमारे अपनी बातचीत से हमारी भाषाओं की मतलब क्या, उसकी महत्ता प्रकट होती है क्या, ये अगर हम देख लें। हम जैसे लोग जब बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर वहाँ हैं, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी एल्डर सिस्टर की डॉटर की वेडिंग है, ये हिंदी वालों की जब स्थिति है दिल्ली के और पूरे, तो किस मुंह से, माफ कीजिएगा, हम हिंदी की इतने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। हमारे मुंह से कितने लोग हैं आप में से जो छात्र या विद्यार्थी बोलते हैं, स्टूडेंट नहीं बोलते, शिक्षक बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते। हम कमरे को कमरा नहीं सिर्फ रूम कहते हैं, हम मेज और कुर्सी तक बोलना भूल गए हैं। अब केवल किचन होता है, रसोई चौका नहीं होता। हम अपने रंगों को भी अपनी भाषा में बोलना भूल गए, हमारे मुंह से निकलता नहीं है हरा लाल पीला सफेद। तो ये जब हम लोगों की हालत है, ये हम जो शिक्षक और तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, तो हम बाकी लोगों के सामने क्या करें? हम जब बोलते हैं तो हमारी भाषा की शक्ति, उसका सौंदर्य, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा प्रकट होती है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारी अपनी भाषा से बच्चे ये देख रहे हैं, हम कितना भी उपदेश दे लें, लेकिन हम जब बोल रहे हैं सहज रूप में, हम जब मंच पर नहीं होते हैं, औपचारिक भाषण नहीं दे रहे होते हैं, तो हम जो भाषा बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, वो देखकर बच्चे क्या समझेंगे कि दरअसल इनके मन में भी बैठी तो अंग्रेजी है, आती नहीं है इसलिए मजबूरन हिंदी बोल रहे हैं। कोशिश अंग्रेजी बोलने की है, बेटा हैंड वॉश करो, फिंगर्स डर्टी ना करो, नाइफ से फ्रूट काटो, बनाना लाओ, ऑरेंज लाओ, यही तो बोला जा रहा है घरों में आजकल। तो ये चुनौती ठीक है कि सरकारों के लिए भी है, संस्थाओं के लिए भी है, न्याय व्यवस्था के लिए भी है, न्याय प्राधिकरण के लिए, लेकिन ये हमारे लिए भी है। तो ये जटिल है मसला। कई बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उच्च न्यायालयों के सामने भारतीय भाषाओं का मसला जा चुका है, निर्णयों की मांग की जा चुकी है, सुनवाइयों की मांग की जा चुकी है। कई उच्च न्यायालयों ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो हम जानते हैं कि हर न्यायमूर्ति, हर न्यायाधीश भी अंततः एक व्यक्ति होता है, तो उनमें भी विचार विभिन्नता हमें दिखती है, मत विभिन्नता दिखती है। लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि भाषा का महत्व वो भी जानते हैं, वो कोई किसी दूसरी दुनिया में रहने वाले लोग नहीं है, वो जानते हैं इस बात को। वो जानते हैं कि उनकी न्याय व्यवस्था भी ऐसी बनी है जिसमें भारत के 90% लोग उसके बाहर हैं, उनको प्रवेश ही नहीं मिलता उसमें। इससे वो परिचित हैं, क्योंकि ये बातें कई बार आ चुकी हैं। लेकिन जब वो सारे देश में एक जनमत तैयार होगा अपनी भारतीय भाषाओं के पक्ष में, जब इस शिक्षा नई नीति के माध्यम से अपनी अपनी भाषाओं से सुपरिचित कई भारतीय बहुभाषिक दक्षताओं से युक्त और अपनी भाषाओं की इज्जत करने वाले विद्यार्थी निकलेंगे, बड़े होंगे, व्यवसायों में जाएंगे, प्रमुख पदों पर पहुंचेंगे, तब मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं को एक बार नए सिरे से महत्व मिलेगा। तब तक हम सबको इसमें अपनी छोटी छोटी आहुति देनी। तो ये कई पीढ़ियों में हुआ है और ये इसमें अभी कम से कम 8-10 पीढ़ियां लगेंगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो तब लगेंगी जब हम और आप आज से शुरुआत, मेहनत, मतलब ये संकल्प लेंगे और कुछ करना शुरू करेंगे। केवल नीति नहीं कर सकती कुछ। मैंने पहले कहा, इस नीति ने तो सबसे पहले अपनी सारी वो निर्णयात्मकता को, आदेशात्मकता को समाप्त कर दिया है। तो एक ही बड़ा लंबा कुछ आया है, गोपाल जी ने लिखा है। अच्छा जी गोपाल जी, वो मैं समझता हूँ कि बात हो गई। तो एक प्रश्न है, डॉक्टर रूबी देवी हैं, उनका प्रश्न है, स्कूली शिक्षा से जोड़कर वो प्रश्न रखना चाहती है आपके सामने। वो कहती है कि गांवों में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता, तो क्या वहाँ के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बहुभाषिक या बहुविषयक होना संभव होगा? भारत में अधिकांश जगह तो किसी भी भाषा को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। और
आपकी चिंता जायज है, ये मेरी भी चिंता है, लेकिन वो केवल अंग्रेजी शिक्षण की चिंता नहीं है, वो तो भाषा मात्र के शिक्षण की चिंता है। आपके यहाँ अगर थोड़ी कड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, आपके यहाँ हिंदी तो पढ़ाई जाती है अरविंद जी, जी अंग्रेजी सर। भी पढ़ाई जाती होगी। जी सर। ईमानदारी से हम आप सब अपने अपने गिरेबान में और अपने मन में, अंतर्मन में झांक के देखिए कि क्या हिंदी शिक्षक को या भाषा शिक्षक को वो महत्व मिलता है जो अंग्रेजी शिक्षक को मिलता है? क्या छात्रों में एक हिंदी शिक्षक का वही स्थान सम्मान है जो अंग्रेजी शिक्षक का है? मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं उत्तर। तो ये तो गांव के विद्यालय नहीं है, तो मैं देश की राजधानी के एक कितने बड़े और प्रमुख विद्यालय की, महाविद्यालय की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने यहाँ का माहौल बदल सकते हैं क्या, बदल के दिखाइए, चुनौती देता हूं। नहीं होता ऐसा। और मैं चूंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों के संसारों में एक साथ जीता हूं, इसलिए मैं दोनों के अनुभव से संपन्न हूं। मैं जानता हूं कि दोनों जगह मानसिकता क्या है। मैं जानता हूं कि केवल अंग्रेजी के माहौल में रहना, केवल अंग्रेजी बोलना वो कैसा होता है, क्योंकि मैं ये करता हूं, कई बार करता हूं, कई जगहों पर करता हूं। और मैं हिंदी का हूं ही, मैं हिंदी तो मेरी आत्मा है, मेरी माँ है। तो सब जगह यही स्थिति है। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश में हिंदी का शिक्षक होना एक उपहास की वस्तु होना है ना, कड़वी सच्चाई। और एक मैं विद्यालय में गया, वो दिल्ली का बहुत बड़ा DPS RK पुरम, जहाँ मेरी बेटियां पढ़ी है। वहाँ की हिंदी शिक्षिका, चूंकि मैं टीवी पे आता रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो वो उनसे बात करने लगी और वो मुझसे बात करके रोने लगी आंसू बहा के। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल जी, मैं आपसे तो कह सकती हूँ, किसी से तो ये बांट भी नहीं सकती थी कि मेरी यहाँ इस ना मेरे छात्र मेरी इज्जत करते हैं, ना मेरी सहयोगी शिक्षिकाएं मेरी इज्जत करती हैं, ना मेरा प्रबंधन मेरी इज्जत करता है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। आंसुओं के साथ उन्होंने ये कहा। हमारा खून नहीं खोलता। अंग्रेजी न जानने के कारण अरविंद जी ने ठीक कहा कि हमारे यहाँ भारत में कम से कम 8-10 बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं। हमारा खून नहीं खोलता, हमें कुछ नहीं होता। किसी स्वाभिमानी देश में ये संभव नहीं, कहीं नहीं होता ऐसा। हम गुलाम लोग हैं। अंग्रेजी को हमने अपने सर पे यहाँ बिठा के जो दास्ता, बौद्धिक दास्ता स्वीकार की है, उसके बारे में हम अभी जानते ही नहीं कि उसके परिणाम क्या है। और भाषाई उपनिवेशवाद क्या होता है, भाषाई साम्राज्यवाद क्या होता है, उसके कितने दूरगामी और गहरे परिणाम होते हैं। जी सर, एक मेरी जिज्ञासा थी, शिक्षा नीति के संदर्भ में आपने बहुत अच्छी तरह से बातें रखी कि कैसे प्रावधान किए गए हैं और फिर किन प्रक्रियाओं के तहत भारतीय भाषाएं फलीभूत होंगी। लेकिन अभी तक का इतिहास यही बताता है कि दुनिया की जो भाषाएं शीर्ष बनी हैं, दुनिया के जिन जो भाषाभाषी समाज व्यावसायिक दृष्टि से सफल है, उसका आधार है कि वहाँ उनकी भाषा में शोध, अध्ययन और नव अन्वेषण होते रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी ज्ञान सृजन, भारतीय भाषाओं में ज्ञान सृजन और तकनीकी खोज को लेकर किसी तरह का न कोई संकेत दिखाई देता है और न कोई संकल्पना दिखाई देती है। तो क्या भारतीय भाषाएं अनुवाद के माध्यम से उस गरिमा को हासिल कर सकती हैं जैसी संभावना इसमें जताई जा रही है? और आपने संकेत दिया कि सहस्त्रबुद्धे जी ने बताया है कि ऐसे सॉफ्टवेयर हमने विकसित कर लिए हैं कि एक साथ 13 भाषाओं में अनुवाद संभव होगा और आधे घंटे के भीतर। तो क्या ऐसा संभव दिखता है आपको? देखिए, संभव है, सब कुछ संभव है। जब इजराइल जैसा देश, जो सिर्फ 90-95 लाख की जनसंख्या वाला देश है, जो 2000 साल से मृत घोषित हिब्रू को पुनर्जीवित कर अपना नीचे से ऊपर तक सारा सब कुछ अंग्रेजी हिब्रू में कर सकता है और उसमें 10 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विज्ञान में प्राप्त कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये भाषाएं तो हमारे साथ कई हजार साल से हैं, अभी गई नहीं है, मीठी नहीं है।
भाषा नीति ये भी कहती है, और दूसरे देशों का आपने उल्लेख किया, नीति भी ये कहती है, नीति कहती है कि जो दूसरे उन्नत वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्नत और देश हैं, जो संपन्न देश हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी भाषा में कोई भी जो नया ज्ञान आता है, कोई नया वैज्ञानिक पर्चा आता है, कोई शोध आती है, कोई रिसर्च पेपर किसी पीयर जर्नल में आता है, पीयर रिव्यू जर्नल में, उसका वो तुरंत अपनी भाषा में अनुवाद करती हैं और उसको अपने पूरे देश में फैला देती हैं। तो चीन ये करता है, और चीन करता है, रूस करता है, जापान करता है, सारे देश करते हैं, पूरा यूरोप करता है, क्योंकि ज्ञान तो सारी भाषाओं में निर्मित हो रहा है, केवल अंग्रेजी में तो हो नहीं रहा है। लेकिन वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके विद्यार्थियों को, उनके विश्वविद्यालयों को, उनके शिक्षकों को न्यूनतम समय में, कम से कम समय में जो अच्छे श्रेष्ठ पर्चे हैं, आधुनिक ज्ञान निर्माण हुआ है, वो तुरंत उनको उपलब्ध हो जाए। और नीति कहती है कि ये हम भी करेंगे, और इसके साथ नीति कहती है कि हम मौलिक ज्ञान निर्माण भी करेंगे। तो अगर लेकिन वो इस पर कोई बाध्यता नहीं लगा रही, बाध्यता अभी नहीं लग सकती। तो उसमें कई इस नीति के आधार में कई आशाएं भी हैं कि भाई कम से कम एक सबसे बड़ी आशा और अपेक्षा यह है कि लोग इसको स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे और इस पर व्यवहार करेंगे। तो अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मौलिक ज्ञान निर्माण है वो तो आप करेंगे ना, शिक्षक करेंगे, वो तो विद्वान लोग करेंगे, हम और आप करेंगे। वो अफसर नहीं कर सकते, वो शिक्षा मंत्री भी नहीं कर सकते। तो अब ये काम भारतीय शिक्षकों का है। और मैं अगर कहूं कि इन 74 सालों में भारतीय शिक्षकों की ने सबसे ज्यादा अगर अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 74 सालों में हमारे प्रमुख विषयों में 70 श्रेष्ठ मौलिक भारतीय भाषा में लिखित पुस्तकें नहीं तैयार हुई हैं। इस देश की समूची, जिसमें लाखों शिक्षक हैं और 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, लेकिन 70 श्रेष्ठ मौलिक पुस्तकें नहीं है किसी भाषा के पास। संसार की सबसे बड़ी कहलाने वाली, अब कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी के पास भी नहीं है, होनी चाहिए थी अब तक 700 पुस्तकें हर भाषा के पास। आप में से एक एक शिक्षक एक एक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक निर्माण की क्षमता रखता है, लेकिन आप भी जब पर्चे लिखते हैं तो आप अंग्रेजी में लिखते हैं, आप जब पुस्तक भी लिखते हैं तो आपको सपने अंग्रेजी पुस्तक के ही आते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन यही सच है। तो आप लिखेंगे नहीं तो पुस्तकें आएंगी कि नहीं? पुस्तकें नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? नहीं पढ़ेंगे तो वो जाहिर है कि हिंताग्रस्त होंगे, वो पिछड़ जाएंगे अपने अंग्रेजी वालों से, रोज थोड़ा थोड़ा तिल तिल कर मरेंगे अपने भीतर, रोज उनका आत्मविश्वास मरेगा और उनमें से कुछ आत्महत्याएं करेंगे। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सवाल आया था आदिवासी भाषाओं को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर मैं उदास तो बहुत ज्यादा हूँ रमेश जी, मैं क्या बताऊं, मेरी तो नींद उड़ी हुई है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है जीवन में भाषाओं से ज्यादा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उदास हों, मैं चाहता हूं आपकी भी नींद उड़े, आप थोड़ा डरें, आप थोड़ा चौंकें, आप परेशान हो, आप आश्वस्त न रहें, सहज न रहें, क्योंकि आपके हमारे रहते हुए भाषाएं हमारी मर जाएंगी, हम ही दोषी होंगे। ये आखिरी पीढ़ी है हमारी और आपकी जो अपनी भाषाओं को बचा सकती है। आप जानते हैं कि आपके और मेरे बच्चे जब वो बड़े होंगे, हमारी जगह होंगे, तो वो चाहेंगे तो भी अपनी भाषाओं को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक बचाने योग्य बचेगा ही नहीं कुछ। मैं आदरणीय ज्ञानतोष जी को भी दिख रहा हूँ, नमस्कार ज्ञानतोष जी। तो ये जो संकट है इस संकट को पहचानिए, हम सबको पहचानना है। हम लोग सचमुच आखिरी पीढ़ी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम अपने अपने घरों की स्थिति जानते हैं और अपनी कक्षाओं की स्थिति आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जहां तक ये आदिवासी भाषाओं का सवाल है, नीति ये कहती है कि आदिवासी भाषाओं में भी जहां संभव होगा वहां पर आरंभिक कक्षाएं उन्हीं भाषाओं में होंगी, और ये संभव है। मैं आपको 2-3 जानकारियां देना चाहता हूँ।
एक तो उत्तर प्रदेश में हिंदी की स्थिति पर हम हर रविवार को एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से एक वैश्विक संगोष्ठी करते हैं। मैं आप सबको निमंत्रित देता हूं, उसमें आइए। हिंदी पर उससे श्रेष्ठ वैश्विक विमर्श, गंभीर विमर्श और कहीं नहीं हो रहा है अभी। हर रविवार शाम को 6 बजे वैश्विक हिंदी परिवार फेसबुक पर है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और आप जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। तो उसमें हमें एक गोष्ठी में सूचना मिली कि प्राथमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा 4 भाषाओं में रीडर तैयार किए गए, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी और ब्रिज। तो अब कक्षा 5 तक यानी बच्चों को रीडर इन 4 भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई हो, चाहे भोजपुरी, अवधी, ब्रिज और बुंदेलखंडी, और जो और छोटी भाषाएं हैं उनमें काम जारी है। दूसरी आपको मैं बहुत रोचक खबर बताना चाहता हूँ आदिवासी भाषाओं के सवाल पर। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषिक विविधता वाला देश है पापुआ न्यू गिनी। उसको जरा आप लोग गूगल करिएगा। छोटा सा द्वीप, एक द्वीपों का देश है जिसकी आबादी कुल 50 लाख से भी कम है। उस लगभग 46 लाख की आबादी वाले छोटे से देश में 853 भाषाएं हैं, क्योंकि 853 कबीले हैं वहां, ट्राइब्स। और 853 या 51 भाषाओं में उस देश की शिक्षा व्यवस्था, वहां बड़े आंदोलन चले इसको लेकर, वहां पर अब 435 भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सारी आदिवासी भाषाएं हैं, 435। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि वो कक्षाएं कितनी बड़ी होती होंगी, उनमें कितने छात्र बैठते होंगे, कितनी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का, शिक्षण सामग्री का निर्माण होगा, कितनी भाषाओं के शिक्षक होंगे, लेकिन हैं। और वो हमारी आर्थिक क्षमता और भारत की जो बौद्धिक क्षमता है उसका शतांश भी उनके पास नहीं। ये हमारे दिमाग में भर गया है कि हाँ, बहुभाषिकता एक समस्या है भारत की। बहुभाषिकता हमारी शक्ति है, लेकिन उसको हमने अपनी दुर्बलता के रूप में दिमाग में बैठा रखा है। क्योंकि अंग्रेजी हमारे दिमाग पे ऐसी छाई, हम तो जब हिंदी में पढ़ाई हो सकती है हर विषय की, ये भी समझ में नहीं आता हमारे, तो फिर आदिवासी भाषाओं, भोजपुरी और अवधी में तो बात ही अलग है। लेकिन भाषा विज्ञान हमें बताता है कि कोई छोटी और बड़ी भाषा नहीं होती। कोई भी भाषा और बोली, ये सारे जो अंतर हैं ये गलत हैं। हर बोली एक संपूर्ण भाषा है और हर भाषा अंततः प्रथमतः एक बोली है। तो और ये अकेले हम ही नहीं है बहुभाषी देश। जिन देशों को हम एक भाषी मानते हैं, रूस को, जर्मनी को, जापान को, चीन को, ये सब बहुभाषी हैं। चीन में 300 के आसपास भाषाएं हैं, 250 के आसपास। उन्होंने एक मंदारिन को अपनी राष्ट्रभाषा बना दिया, लागू कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां एक ही मंदारिन है। कैंटनीज भी है, वो दूसरी बहुत बड़ी भाषा है। वहां पे 250 भाषाएं छोटी छोटी। रूस में 200 से ज्यादा भाषाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों भाषाएं थी जो वहां के कबीलों की भाषाएं थी। दक्षिण अमेरिका में सैकड़ों भाषाएं थी। उत्तर अमेरिका में भी। उन सबको समूल नष्ट किया है इस उपनिवेशीकरण है, यूरोपीय उपनिवेशीकरण है, वो एक अलग प्रश्न है। जी सर। तो संसार में आज 7110 भाषाएं हैं जीवित। ये बात अलग है कि 95% संसार लगभग 5% भाषाओं, प्रमुख भाषाओं को बोलता है। तो ये बड़ा रोचक है दुनिया। लेकिन एक मूल बात ये हम समझ लें कि शिक्षा और ज्ञान ग्रहण, ज्ञान निर्माण मनुष्य की अपनी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, भाषा पर निर्भर नहीं है। जहां ज्ञान होगा वहां वो ज्ञान अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा और अपने शब्द ढूंढ लेता है, गढ़ लेता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और जितनी तरह से बातें आपकी आ रही हैं, लगता है कि एक अलग से सत्र और रखना चाहिए हम लोगों को। फिलहाल समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और हमारे प्राचार्य
प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर मौजूद हैं कैमरे पर। मैं सर से आग्रह करता हूं कि इस सत्र के लिए और सर के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुछ शब्द कहें। सर, माइक आपको। धन्यवाद अरविंद जी। राहुल जी को नमस्कार। और राहुल जी को सुनना हमेशा बहुत सुखद होता है, बहुत जानकारी से भरा उनका व्याख्यान होता है और भीतर तक जागृत करने वाला, उद्बोधित करने वाला व्याख्यान होता है। मुझे याद है जब सन 2013 में भाषा की राजनीति और राष्ट्रीय अस्मिता पर मैंने आपको बुलाया था एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलने के लिए। उस समय भी भारतीय भाषाओं की चिंता को लेकर के जितनी बेबाकी से और बेलौस होकर के अपने अंदाज में आपने जो बातें कही थी, और वही चिंता आज भी कायम है। और उस चिंता को लेकर के लगातार आप लड़ते रहे हैं, जूझते रहे हैं, भारतीय भाषाओं की अस्मिता को लेकर, उनकी पहचान को लेकर, उनकी रक्षा को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें जो नजरिया है भारतीय भाषाओं के प्रति, जो भारत सरकार ने जो अभी उजागर किया है, और मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि इससे निश्चित रूप से एक हमें नई रोशनी मिलेगी भारतीय भाषाओं के लिए। और कठिनाइयां तो हैं, प्रश्न जो लोग पूछ रहे थे वो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम लोगों को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा वाकया देख करके धन्यवाद ज्ञापन पे आऊंगा। 1985 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ने आया, तो एक संगोष्ठी हो रही थी हिंदी विभाग के द्वारा, जिस संगोष्ठी का विषय था हिंदी के छात्रों का भविष्य। और उस विषय पर मैं प्रथम वर्ष का विद्यार्थी जो पहली बार दिल्ली आया ही था पढ़ने, मैंने सवाल खड़ा किया था आयोजकों से कि बाकी विषय पढ़ने वालों का जो भविष्य है वही हिंदी के छात्रों का भविष्य हो सकता है, आप इस तरह के विषय रख करके एक नकारात्मक और हीन ग्रंथि विद्यार्थियों के भीतर न पनपने दें। मुझे वो अब भी याद है और आज का भी दिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को अपनी मानसिकता, जो माइंडसेट जिसको कहते हैं, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगर मानसिकता बदलेगी तो जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, जो मृतप्राय हैं भाषाएं, उन सब का उनको पुनर्जीवन मिलेगा, उनका विकास होगा। और ये तो निश्चित रूप से जो प्रबुद्ध वर्ग है, खास करके शिक्षक, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस दायित्व को कैसे लेता है और इस चुनौती को कैसे लेता है कि उसमें वो साहित्य का निर्माण करे, ज्ञान का निर्माण करे। क्योंकि ज्ञान जो बाकी भाषाओं में है उसका निर्माण हमें अपनी भाषा में करना पड़ेगा, तभी लोगों तक जाएगा। और इस तरह के मंतव्य के साथ आज श्री राहुल देव जी ने जिस तरह से बेबाक ढंग से अपनी बात कही है और जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, और मैं इनके इस अंदाज का कायल हूँ, इसलिए इस तरह की अकादमिक बहस की बात जब भी होती है तो मैं आयोजकों से कहता हूं कि उनको जरूर बुला लो, बात कर लो, उनका समय ले लो। तो आपने समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आए। पूरे भारतवर्ष से शिक्षक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और वो लोग आपके विचारों से लाभान्वित हुए, हम सब लाभान्वित हुए। और मुझे लगता है एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ हम लोग कुछ नया करेंगे भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ज्ञानतोष जी, बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके तो हमेशा, आपसे अरविंद जी से मिलकर हमेशा ही मुझे मालूम है कि आप हम लोग सब साथ हैं इस मामले में, इस यज्ञ में। लेकिन मैं आप सबका आह्वान करता हूं एक तो फिर से कि आप लोग सब उस रोजगारी गोष्ठी में आइए, आपको अच्छा और बहुत जानकारियां मिलेंगी। नहीं, ठीक है, हम लोग ज्वाइन करेंगे। दूसरा, मैं ट्विटर पर सक्रिय हूं और भाषा की ही बात करता हूं, तो वहां भी आइए, वहां भी अपनी ताकत बढ़ेगी तो अच्छा होगा। जी सर। भाषा पर एक अलग से मैं कार्यक्रम करूंगा, आपसे विचार विमर्श करें। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। ठीक है। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सत्र में।